हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने टेंस स्टार्ट किया था। तो टेंस में हमने पढ़ा था टेंस की कितने टाइप होते हैं ये हमने समझा था, टेंस क्या होता है ये हमने समझा था। और जिसमें जो 12 टेंस की टाइप्स हैं उसमें से हमने 3 पढ़ लिए थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम कंटिन्यूअस टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट is, am, are, these helping verbs, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम ing ऐड करेंगे, इसको हम मेन वर्ब का ing फॉर्म भी बोल सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहली चीज की कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या और इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। देखिए, अभी जब मैं बोल रही हूँ कुछ, तो उस समय जो कार्य हो रहा है, उस टाइम जो काम चल रहा है, वो हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्योंकि कंटिन्यूअस किस चीज को बताता है, किसी काम की कंटिन्यूटी को बताता है कि कोई काम सतत रूप से चल रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये सारा काम एक कंटिन्यू वे में हो रहा है और ये काम अभी चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यू में कौन से सेंटेंसेस आते हैं या कौन सी चीजें आती हैं जो काम वक्ता के बोलते समय, मतलब जो मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलते समय जो ये अभी टाइम चल रहा है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, ये तीनों इसके हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। इसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है एंड ऑब्जेक्ट का यूज होता है। अब इज, एम, आर का यूज कहाँ किया जाता है, सब लोगों को पता है। इज का यूज हम किसके साथ करेंगे, ही, शी, इट एंड विथ ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। एम का यूज हम करेंगे ओनली विथ आई। ठीक है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है और आर का हम यूज करेंगे यू, दे, वी एंड विथ ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सबके साथ आर का यूज किया जाता है। जैसे ही इज, शी इज, इट इज, राम इज। आई के साथ एम का आई एम, आर के साथ यू का इन सब के साथ आर का यू आर, दे आर, वी आर। प्लूरल जैसे कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग, इस टाइप से। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको एक दो। जैसे शी इज reading a book, he is eating food, we are playing cricket, I am teaching you। ठीक है, शी इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे हमने इज का यूज किसके साथ किया है, शी के साथ इज का यूज किया है, शी इज रीडिंग अ बुक। तो वह अभी भी किताब पढ़ रही है, अभी भी मतलब कि वह किताब पढ़ रही है, मतलब काम अभी चल रहा है। ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, काम अभी चल रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब अभी काम चल रहा है। आई एम टीचिंग यू, अभी मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो बोलते टाइम ये जो काम है पढ़ाने का, ये भी चल रहा है। ठीक है, तो मेरे बोलते टाइम या आपके सुनते टाइम जो काम हो रहा है, एट प्रेजेंट मोमेंट जो काम हो रहा है, प्रोग्रेस में है, चल रहा है, वो किस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, इस टेंस में उसको रखा जाता है। ठीक है, अब इनको नेगेटिव बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर हमें इन ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होती है उनको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो इसको हम बना देंगे इज नॉट, एम नॉट, एंड आर नॉट।
ठीक है। जैसे इन्हीं सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं, शी इज रीडिंग शी इज रीडिंग अ बुक, तो क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ रही है। ही इज ईटिंग फूड, तो यहाँ पे हम इसके बाद नॉट लगा देते हैं। ही इज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं तुमको या मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इनको नेगेटिव बनाने के लिए वी हैव टू यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इनको हमें जब इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने कल क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसको सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ पे थी इज, तो हम क्या कर देंगे उसको, इज शी रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब पढ़ रही है, इसके आगे भी इज था, तो इज ही ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा है। आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड आई एम टीचिंग यू, इसका हो जाएगा एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जब हमें क्वेश्चन बनाना है तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू प्लेस द हेल्पिंग वर्ब जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना है। अब कल मैंने आपको कुछ शब्द लिखवाए थे कि उनका यूज सिंपल टेंस में होता है, ठीक है, हैबिट को बताने के लिए, और कुछ का यूज सिर्फ पास्ट सिंपल में होता है, कुछ का यूज प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों में होता है। तो इस टेंस में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका यूज हम करते हैं किस चीज को बताने के लिए कि कोई काम कंटिन्यू हो रहा है या अभी चल रहा है, उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उन शब्दों का यूज करते हैं। और ऐसे शब्द हैं नाउ, दिस डेज, nowadays, at present, at this moment, ठीक है। ये सारे शब्द जो है इनका यूज हमेशा कहाँ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों होता है कि कोई भी काम अभी हो रहा है उसको बताने के लिए। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि अगर क्या ये सेंटेंस, अगर ये शब्द यूज नहीं हो तो क्या वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है। ऑफ कोर्स हो सकता है, ठीक है। अगर ये शब्द नहीं भी आ रहे हैं, ये जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं, अगर ये उस सेंटेंस में नहीं भी आ रहा है तो भी वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे थे उनमें मैंने इनमें से किन्हीं भी शब्दों का यूज नहीं किया था। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये शब्द किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही होगा। अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ रहे हैं ये शब्द किसी में भी तो वो किसका होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि I teaching now a days, ठीक है। ये सेंटेंस है I teaching nowadays। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं am teaching, are teaching, was teaching, had been teaching। तो इनमें से क्या होना चाहिए, देखिए इनमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एम। आर तो आ नहीं सकता, देखो आर भी और एम दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, लेकिन आर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे आई है और आई के साथ और आर के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है, और आई के साथ किसका यूज होगा, एम का, तो एम सही है। वॉज का यूज यहाँ पे नहीं हो सकता, वॉज अगर ये नाउ अ डेज नहीं होता, ठीक है, तो वॉज भी यूज हो सकता था,
लेकिन यहाँ पे नाउअडेज का यूज हुआ, दैट मीन्स ये किसका सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। नाउअडेज का मतलब क्या होता है, देखो नाउ का मतलब अभी, दिस डेज का मतलब इन दिनों, नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। हम बोलते हैं ना कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, आजकल मैं पढ़ा रही हूँ, इस सेंटेंस का मतलब वही है कि आजकल मैं पढ़ा रही हूँ। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि आजकल मैं पढ़ा रही थी। अगर हमें बोलना है कि मैं पढ़ा रही थी तो मैं क्या बोलूँगी कि उन दिनों में पढ़ा रही थी, या पहले कभी मैं पढ़ा रही थी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आजकल मैं पढ़ा रही थी। आजकल का मतलब तो अभी प्रेजेंट से है, तो जो भी काम हो रहा है वो तो अभी हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी कि आजकल मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसलिए नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। एट प्रेजेंट का मतलब भी वही होता है कि अभी वर्तमान में, एट प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान में मैं पढ़ा रही हूँ। एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट का मतलब इस मोमेंट, मतलब कि इस पल, ठीक है, इस पल या इस क्षण, ठीक है, इस पल या इस क्षण, इस पल में या इस क्षण में मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, इसलिए ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किए जाते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बस इसमें चेंज क्या रहता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज या वर। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वॉज या वर। जैसे उसमें इज एम आया था, वैसे इसमें वॉज या वर का यूज होगा। सब्जेक्ट वॉज या वर, मेन वर्ब का वही आईएनजी फॉर्म, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसमें आईएनजी लगेगा, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट किसके ऊपर बेस्ड रहता है, ऑब्जेक्ट जो मेन वर्ब होती है उसके ऊपर बेस्ड रहता है कि अगर मेन वर्ब जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है तो ही आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें वॉज का यूज कहाँ किया जाता है, ही, शी, इट, आई, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ किसका यूज किया जाएगा, वॉज का यूज किया जाएगा। और वर का यूज कहाँ किया जाता है, वर का यूज किया जाता है यू वर, दे वर, वी वर, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अपोजिट, कि प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, अभी मैं बोल रही हूँ और अभी जो काम चल रहा है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि पास्ट में कभी जो काम चल रहा था, कंटिन्यूअसली चल रहा था, वो किस टेंस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा रही थी, वो जा रहा था, वो आ रहा था, वह खाना खा रहा था, कुछ भी इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं ये सारे पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। नाउ आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स। ही was reading a book. He was reading a book. I was watching a movie. They were playing cricket, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में हैं। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा था।
आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रही थी। इन पास्ट, कभी काम चल रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि आई जो है उसका यूज़ उसको हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने, क्योंकि क्या होता है कि कुछ टेंसेज में आई को एज अ प्लूरल ट्रीट किया जाता है और कुछ में उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो होती है उनका यूज़ किया जाता है। तो आई को हम प्लूरल माने या सिंगुलर माने। देखिए हमने अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें क्या था कि आई के साथ हमने मेन वर्ब में एस का यूज नहीं किया था, तो वहां पे आई को क्या माना गया था, प्लूरल। आई कभी भी प्लूरल नहीं होता वो सिंगुलर ही है, क्योंकि मैंने आई यूज किया, दैट मीन्स मैंने मेरे लिए यूज किया है। आप आई यूज करोगे तो आप अपने लिए यूज करोगे, मतलब इकलौते किसी इंसान के लिए यूज होता है। लेकिन आई क्या है, आई के साथ कभी सिंगुलर वर्ब यूज होती है, कभी प्लूरल वर्ब यूज होती है। ठीक है, आई के साथ कभी सिंगुलर वर्ब यूज हो सकती है, कभी प्लूरल वर्ब यूज हो सकती है, लेकिन आई होता सिंगुलर ही है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या, ये सिंगुलर वर्ब यूज होगी, वॉज। ठीक, अब हमें इनको नेगेटिव बनाना है, तो वही पहले भी मैं बता चुकी हूँ बहुत बार कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वी हैव टू प्लेस नॉट जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड इट विल बी नेगेटिव। लाइक ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक मतलब वह किताब नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी नहीं देख रही थी। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ शब्द थे, ऐसे शब्द जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आ रहे थे, क्या पास्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसे कुछ शब्द होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। then, those days, at, that moment। ठीक है, ये शब्द ऐसे हैं, ये वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिनका यूज कब होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। देन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तब। दोज डेज मतलब उन दिनों, और एट दैट मोमेंट मतलब कि उस समय या उस क्षण। ठीक है, इनका यूज कहाँ होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। लाइक आई वॉज टीचिंग I was teaching Hindi those days। मान लो कोई अभी इंग्लिश पढ़ा रहा है, मान लो मैं ही अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं पहले कभी हिंदी पढ़ा रही थी, पहले कभी पास्ट में। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँगी, आई वॉज टीचिंग हिंदी दोज डेज, कि मैं उन दिनों क्या कर रही थी, हिंदी पढ़ा रही थी। बट नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई वॉज टीचिंग हिंदी दोज डेज, मैं उन दिनों हिंदी पढ़ा रही थी। बट नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, इसमें भी क्या होगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब विल बी चेंज। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा। जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल बी और विल बी। मैंने आपको कल बताया था कि शैल का यूज कहाँ होता है, विल का यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो जिसके साथ शैल का यूज होता है उन्हीं के साथ शैल बी का भी यूज होगा, और जिसके साथ विल का यूज होता है उन्हीं के साथ विल बी का भी यूज होगा। ठीक है, शैल का यूज मैंने किसके साथ बताया था, आई और वी। ठीक है, तो आई और वी के साथ शैल बी का यूज होगा। एंड जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मीन्स क्या, जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल बी का यूज होगा। ठीक है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो
अब फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या बताते हैं कि कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, ठीक है, कोई काम फ्यूचर में जब चल रहा होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वो बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि वह शाम को खेल रहा होगा, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं शाम को खेलूंगी तो आई शेल प्ले इन इवनिंग, ठीक है, कि मैं क्या करूंगी, शाम को खेलूंगी। लेकिन अगर मुझे ये बोलना है कि वह शाम को खेल रहा होगा, मतलब काम चल रहा होगा, तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करूंगी। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। He will be going home tomorrow, ठीक है, वह कल घर जा रहा होगा, ठीक है, तो काम चल रहा होगा, तो इसके लिए मैंने किसका यूज किया, विल बी, वो आपकी आईएनजी फॉर्म और वो आपके आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज किया है, ठीक है। जैसे आई शेल बी वेटिंग फॉर my friend by the end of this month, कि मैं इस मंथ के लास्ट तक क्या कर रही होंगी, अपनी फ्रेंड का वेट कर रही होंगी, ठीक है, कि अगर फ्रेंड नहीं आई तो मैं चली जाऊंगी, इस टाइप से कुछ भी है ना। तो जब भी कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस टेंस का यूज करते हैं। इसमें विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है। अब आपको भी पता है कि टुमारो मतलब आने वाला कल, एंड ऑफ दिस मंथ मतलब इस मंथ के लास्ट तक, ऐसे शब्द हम किस टेंस में यूज करते हैं, इस टाइप के जो शब्द हैं, मतलब जो भी शब्द जो फ्यूचर को शो करते हैं उन शब्दों का यूज हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर को शो करने वाले टेंस में ही करेंगे। और फ्यूचर को कौन कौन से टेंस शो करते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप के शब्दों का यूज होता है टुमारो का, तो ऑब्वियस सी बात है कि टुमारो की बात हो रही तो हम पास्ट में तो उसका यूज करेंगे नहीं। पास्ट के लिए तो क्या आता है, यस्टरडे, मतलब कि जो कल चला गया है। यस्टरडे मीन्स क्या, बीता हुआ कल। तो जो बीता हुआ कल है वो कहाँ आता है, वो यूज किया जाता है पास्ट टेंस में। और जो आने वाला कल है उसकी बात अगर हो रही है तो कहाँ यूज होगा, फ्यूचर टेंस में यूज होगा, ठीक है। कहीं कहीं प्रेजेंट में भी इसका यूज होता है, लेकिन आपसे जो सेंटेंसेस जो एरर पूछी जाती है वो इतनी डीप नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। और अगर डीप भी पूछी जाएगी तो इस टाइप के सेंटेंसेस नहीं आएंगे आपके इसमें, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि टुमारो जो है, टुमारो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इस टाइप की अगर बात होती है तो वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस के हैं। ये आपके तीनों ही कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ we are going to start present perfect tense। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं परफेक्ट टेंस, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो किस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि परफेक्ट टेंस में भी ऐसे टाइम की बात होती है जो काम हो चुका है, और पास्ट में भी, पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट सिंपल टेंस, उसमें भी ऐसे टाइम की बात होती है, ऐसे काम की बात होती है जो हो चुका है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें, तो देखिए जो काम कभी पास्ट में हुआ था ना उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं,
जबकि जो काम अभी अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने खाना खा लिया है मतलब हुआ तो पास्ट में, खा चुकी हूँ खाना तो, लेकिन अभी अभी हुआ है, प्रेजेंट में ही हुआ है वो काम। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैंने 2 दिन पहले खाना खाया था, तो खाया था वो पास्ट में हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी खाना खाया, मैंने अभी उसे पढ़ाया, वह अभी गया है, मैं अभी आई हूँ, ये सारे सेंटेंस जो हैं ये क्या बता रहे हैं कि प्रेजेंट में अभी अभी कोई काम हुआ है। तो जो काम अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है या हाल फिलहाल में हुआ है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब जो चीज़ कंप्लीट हो, मतलब काम हो चुका है उसको बताने के लिए। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, वह जा चुका है, वह आ चुका है, हम पढ़ चुके हैं, वे खेल चुके हैं, वह मूवी देख चुकी है। तो जो काम अभी अभी हो चुका है या अभी अभी हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, हैज या हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब हैज का यूज किसके साथ होगा? हैज का यूज होगा ही, she, it, and with all singular subject will use has। और have का यूज किसके साथ होगा? have का यूज हम करेंगे I। अब देखिए, अभी I का यूज हमने किसके साथ किया था? was के साथ किया था, जो किसके साथ यूज हो रही थी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो रही थी, जो हेल्पिंग वर्ब है ना। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में हमने आई का यूज वॉस के साथ किया था, जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। जबकि यहाँ पे हैव का यूज किसके साथ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, लेकिन यहाँ आई को भी हमने आई के साथ भी हम हैव का यूज कर रहे हैं। तो इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप लोग। आई का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टेंस में आई का यूज किसके साथ हो रहा है। आप आई हैव की जगह आई हैज मत कर देना कभी भी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के भी, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आई के साथ आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आई डन द वर्क, ये सेंटेंस है। तो आपसे हो सकता है ये पूछ लिया जाए, आई हैज हैव वॉज वर, ठीक है। तो क्या यूज होगा इसमें? हैव का यूज, सॉरी हैज का यूज तो हो नहीं सकता, क्योंकि आई के साथ तो हमेशा हैव का यूज होता है, ठीक है। बाकी तीनों ही गलत हैं। हाँ, आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है जिन्होंने वॉइस पढ़ रखे हैं वो, कि वॉस के साथ भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो वॉस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तब यूज होता है। ये मैं आपको तब समझाऊंगी जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगी। अभी आप सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊंगी अभी तो आपको इजीली समझ में नहीं आएगी वॉइस वाली चीज। तो ये देख लीजिए, आई, वी, यू, दे एंड विथ ऑल प्लूरल सब्जेक्ट किसका यूज करते हैं हम? हैव का यूज करते हैं। जैसे ही हैज गॉन, वह जा चुका है। राम हैज reached home, राम घर पहुंच चुका है। I have cooked food, मैं खाना बना चुकी हूँ, खाना पका चुकी हूँ। राधा एंड मोहन have read the lesson, राधा और मोहन लेसन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, ही के साथ हैज का, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज का, आई के साथ हैव का, और राधा एंड मोहन क्या है? प्लूरल है।
एंड से जुड़ गया, दैट मीन्स आपको अगर ये समझना है कि ये प्लूरल कैसे हुआ, देन यू हैव टू वॉच कंजंक्शन। ठीक है, हमने मैंने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था तो उसमें मैंने कंजंक्शन पढ़ाया था और उसमें मैंने बताया था कि एंड से जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो प्लूरल बन जाते हैं। तो आप कंजंक्शन देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लूरल कैसे बना। ठीक है, राधा एंड मोहन हैव, अब राधा एंड मोहन है, यहाँ दो की बात हो रही है तो इसके साथ हमने हैव का यूज किया है। और जो रेड है ये किसका, रीड का ही थर्ड फॉर्म है। रीड के तीनों फॉर्म जो देखो यहाँ पे वर्ब की तीनों ही जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। गोन किसकी थर्ड फॉर्म है, गो की। रिच्ड किसकी थर्ड फॉर्म है, रिच की। कुक्ड किसकी थर्ड फॉर्म है, कुक की। एंड रेड जो है वो किसकी थर्ड फॉर्म है, रीड की। रेड। इसको जब फर्स्ट फॉर्म में बोला जाता है तो इसको रीड बोला जाता है, लेकिन अगर इसको सेकेंड या थर्ड फॉर्म में बोला जाता है तो इसके प्रोनाउंसिएशन में कुछ चेंज होता है, इसको रेड बोला जाता है। ओके, ये हाँ। अब इसको नेगेटिव हम कैसे बनाएं, तो इसको भी नेगेटिव सेम वे में बनाना है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करेंगे नॉट का, और हम क्या बनाएंगे, इसको नेगेटिव बनाएंगे। जैसे ही हैज नॉट ही हैज नॉट गॉन। इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि गॉन को हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया या सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। इसमें कभी भी मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो नहीं बदलेगा। ये कहाँ बदलता है, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में, और कहीं भी नहीं बदलता है। रिमेंबर दिस थिंग कि वर्ब का जो फॉर्म है वो कहाँ बदलता है, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में, बाकी कहीं भी चेंज नहीं होता है। और प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में भी कब चेंज होता है, जब हम सेंटेंसेस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो ही हैज नॉट गॉन, वह नहीं गया है या नहीं जा चुका है। राम हैज रीच्ड होम, राम हैज नॉट रीच्ड होम, राम घर नहीं पहुंचा है। आई हैव कुक्ड फूड, आई हैव नॉट कुक्ड फूड, मैंने खाना नहीं बनाया है या मैं खाना नहीं बना चुकी हूँ। राधा एंड मोहन हैव read the lesson, राधा एंड मोहन हैव नॉट read the lesson, राधा और मोहन लेसन नहीं पढ़ चुके हैं या राधा और मोहन ने लेसन नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब जब हमें इनको इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले प्लेस करते हैं, सब्जेक्ट से पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे भी हैज, यहाँ पे हैव और यहाँ पे भी हैव। तो हम क्या करेंगे, इनको सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देंगे। जैसे क्या था सेंटेंस, ही हैज गॉन, तो क्या हो जाएगा, हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है। हैज राम रीच्ड होम, क्या राम घर पहुंच चुका है। हैव आई कुक्ड फूड, क्या मैं खाना बना चुकी हूं। राधा एंड मोहन हैव राधा एंड मोहन रेड द लेसन, क्या राधा और मोहन लेसन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इनको इंटेरोगेटिव बनाना है। इसमें आप चेंज नहीं कीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा कि आपने गोन को गो बना दिया, रिच को रिच बना दिया, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कुछ ऐसे शब्द यूज होते हैं जो ये बताते हैं कि काम अभी भी खत्म हुआ है या काम नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स होते हैं। और ऐसे शब्द हैं जस्ट, रिसेंटली, लेटली, up to now,
already, so far and yet. ये जो शब्द है ना, इनका यूज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनका यूज कैसे होता है, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, ठीक है। ये जस्ट, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, ऑलरेडी, सो फार, येट, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इनका यूज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं शब्दों के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। अब देखिए इनका यूज कैसे होता है। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम जस्ट खत्म किया है। जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी, हाल में ही खत्म किया है, ठीक है। रिसेंटली का मतलब भी वही, रिसेंटली का मतलब भी मैंने काम रिसेंटली खत्म किया है, दैट मीन्स अभी अभी ही खत्म किया है। मतलब कि जो काम अभी अभी खत्म हुआ है या कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और ये शब्द उन्हीं चीज़ों को बताते हैं कि अभी अभी कुछ हुआ है। लेटली, लेटली मतलब कि अभी, लेटली का मतलब भी वही होता है, हाल फिलहाल। अप टू नाउ, अप टू नाउ का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। अप टू नाउ का मतलब, अप टू नाउ जो है उसका यूज मोस्टली नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे क्या तुमने अभी तक काम खत्म नहीं किया है, ठीक है, तो वहाँ पे हम अप टू नाउ का यूज करते हैं। ऑलरेडी, जैसे कि मैं ऑलरेडी काम खत्म कर चुके, हम बोलते हैं ना कि मैंने तो ऑलरेडी खाना खा, कोई आपसे पूछता है कि आप खाना खा लीजिए तो आप बोलते कि नहीं मैंने तो ऑलरेडी खा लिया है। तो ऑलरेडी का मतलब क्या, अभी अभी ही खाया है, ठीक है। सो फार, सो फार का मतलब भी वही होता है, ठीक है। सो फार का मतलब भी कि अभी तक, ठीक है। सो फार का मतलब भी वही होता है कि अभी तक। अब येट जो है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि येट जो है इसका यूज हमेशा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। येट का यूज, इसका यूज मैं पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे तब। तो येट का यूज जो है वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होता है। येट का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। जैसे कि शी हैज नॉट रीच्ड होम येट, वह अभी तक घर नहीं पहुंची है, ठीक है। तो वहां पे हमने किसका यूज किया, येट का। अब इसी को नेगेटिव, अगर इसी को इंटेरोगेटिव बनाए तो हैज शी नहीं, सॉरी, इंटेरोगेटिव में नहीं होता है, इसका नेगेटिव में ही होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में होता है, लेकिन कौन से इंटेरोगेटिव में, जो इंटेरोगेटिव भी हो प्लस नेगेटिव हो। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में इसका यूज होता है। जैसे कि है शी नॉट रीच्ड होम येट, क्या वह अभी तक, क्या वह अभी तक घर नहीं पहुंची। अब इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। मतलब हम क्या करते हैं कि उसमें नॉट का यूज तो हमने किया ही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने सब्जेक्ट से पहले कर लिया, तो ये क्या हो गया, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस जरूरी नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हो, हर टाइप के टेंस में हो सकते हैं, ठीक है शी नॉट रीच्ड होम येट, क्या वह अभी तक घर नहीं पहुंची है, या शी हैज नॉट रीच्ड होम येट, वह घर नहीं, अभी तक घर नहीं पहुंची है। तो येट का जो यूज है वो हमेशा नेगेटिव में या इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। ये हो गया हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो मोस्टली सिंगल यूज नहीं किए जाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली सिंगल यूज नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलती हूँ वो जा चुका था, तो वो कब जा चुका था, मैंने बोला कि वह जा चुका है तो हमें पता है कि अभी अभी गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वह जा चुका था तो हमें उसके साथ और भी कुछ ऐड करके बताना पड़ेगा कि वह कब जा चुका था, ठीक है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका यूज मोस्टली कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो भी टेंस का ही एक पार्ट है, लेकिन मैं साथ के साथ इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि फिर आप उनमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, या जब मैं पहुंची तब तक वह जा चुका था। तो ये सेंटेंस एक सूट भी हो रहा है, जम रहा है कि सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वह जा चुका था तो फिर हम मुझे एक्स्ट्रा इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा कि वह कब जा चुका था। इसलिए इसका यूज मोस्टली कहाँ हो, इसके साथ अगर हम इस टेंस के जो सेंटेंस यूज करते हैं तो उनके साथ हमें एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है कि वो काम कब हुआ था, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर तो लिख लीजिए। सब्जेक्ट, हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं सबका स्ट्रक्चर एक होता है, बस उनमें किस चीज़ का डिफरेंस होता है, उनमें डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब का। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। उनमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, सब में सब्जेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें चेंज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। तो इसमें सब्जेक्ट हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। और इसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ हेड ही यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे ही हैड डन द वर्क, आई हैड gone home, Ram had taught you, ठीक है। He had done the work, वह काम कर चुका था। I had gone home, मैं घर जा चुकी थी। Ram had taught you, राम आपको पढ़ा चुका था, ठीक है। अब हमें इनको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वही यहाँ पे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके जस्ट बाद विल यूज नॉट, ठीक है। इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। ही हैड नॉट डन द वर्क, वह काम नहीं कर चुका था या उसने काम नहीं किया था। आई हैड नॉट गॉन होम, मैं घर नहीं जा चुका था, नहीं जा चुकी थी या नहीं गई थी। राम हैड टॉट यू, राम आपको नहीं पढ़ा चुका था, ठीक है, इस टाइप के। अब मैंने अभी आपको बताया कि इसका यूज मोस्टली कहाँ किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में, कि जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस लिखते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एको सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कि ही हैड डन द वर्क। हाँ चलिए पहले इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इंटेरोगेटिव ऐसे ही बनाते हैं कि हैड को हम इसके आगे रख देंगे, हैड ही डन द वर्क, हैड आई गॉन होम, हैड राम टॉट यू, ठीक है। कि क्या मैं काम कर चुकी थी, क्या वह घर जा चुका था, क्या राम आपको पढ़ा चुका था, इस टाइप के सेंटेंसेस नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनते हैं इसमें। लेकिन क्वेश्चन देखिए इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें बस एक हेल्पिंग वर्ब है, सबके ही साथ उसका यूज होता है। तो इतने सिंपल सेंटेंसेस तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि यहाँ से हैड हटा दिया और आपको दे दिया, आपको यहाँ पे दे दिया जैसे कि ही डन द वर्क, ये सेंटेंस मान लो आपको दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सिंपल सेंटेंसेस तो पूछेंगे नहीं कि यहाँ पे एक जगह विल देंगे, दूसरी जगह शैल दे देंगे, थर्ड ऑप्शन में आपको इज नहीं, थर्ड सेंटेंस में आपको दे दिया जाएगा हैड, एंड फोर्थ में आपको कुड दे देंगे। मान लो ये दे दिया गया तो आपको तो इजीली पता है कि विल और शैल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। कुड के बाद कुड क्या है, मॉडल वर्ब है। ये कैन, कुड, मे, माइट, ये सब में पहले जब वर्ब चैप्टर पढ़ाया था पार्ट ऑफ स्पीच में तब मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। कुड के बाद भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हेड का यूज होगा, ठीक है। तो इतने सिंपल सेंटेंसेस तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। तो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसके साथ कोई ना कोई कंडीशनल सेंटेंस जोड़ देते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कैसे, जैसे कि ही हैड डन द वर्क व्हेन आई
मेट हिम, ये सेंटेंस देखिए, ही हैड डन द वर्क व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला या जब मैं उससे मिली तब तक वह काम खत्म कर चुका था। ठीक है, अब मैं सिर्फ बोलूं कि वह काम खत्म कर चुका था तो एक और क्वेश्चन आएगा कि कब खत्म कर चुका था। अगर देखिए मैं बोलूं कि मैं काम खत्म कर चुकी हूं तो आप ये नहीं पूछोगे कि कब काम खत्म कर चुकी हो, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं काम खत्म कर चुकी हूँ, दैट मीन्स अभी हाल फिलहाल में ही मैंने खत्म किया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं काम खत्म कर चुकी थी तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कब खत्म किया था, कब कर चुकी थी। ठीक है, तो उसके साथ मुझे उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, और ये जो एक्सप्लेनेशन होता है इसी को कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं कि ही हैड डन द वर्क व्हेन आई मेट हिम, कि जब मैं उससे मिली तो वो काम खत्म कर चुका था, या जब वो मुझसे मिला तो मैं काम खत्म कर चुकी थी, जब मैं उसके घर पहुंची तो वो जा चुका था, जब वो मेरे घर आया तो मैं घूमने निकल चुकी थी। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जिसमें चुका था, चुकी थी आ रहे हैं, वो किसके सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में के सेंटेंसेस होते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस मोस्टली कभी भी अकेला नहीं आता है, उसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस जुड़े हुए रहते हैं कि जब ये काम हुआ तब वो हो चुका था, जब ये काम हुआ तब वो हो चुका था। तो अब जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो काम पहले हुआ, ठीक है, उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, और जो काम बाद में हुआ, ठीक है, उसके साथ पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। अब पास्ट सिंपल टेंस मीन्स क्या? पास्ट सिंपल टेंस मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को पास्ट सिंपल टेंस बोलते हैं, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो जब भी हम इस टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस रखेंगे कि जब ये काम हुआ तब वो हो चुका था, तो जो काम पहले हुआ उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, मतलब कि हैड, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि ही हैड डन द वर्क व्हेन आई मेट हिम, तो पहले इन दोनों में से क्या काम हुआ? जब मैं उससे मिली तो वह काम खत्म कर चुका था। तो पहले क्या हुआ? पहले मैं उससे मिली या पहले काम खत्म हुआ? ऑब्वियस सी बात है कि पहले काम वो खत्म कर चुका था, उसके बाद में उससे मिली। ठीक है, जब मैं उससे मिली तो उससे पहले ही वो काम खत्म कर चुका था। तो जो काम पहले हुआ वो हमने किस में रखा? पास्ट परफेक्ट में रखा, और जो काम बाद में हुआ, ठीक है, जब जो काम बाद में हुआ वो हमने पास्ट सिंपल में रखा, मतलब कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में रखा। ठीक है, इसको और मैं क्लियर समझा दूंगी जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस समझाऊंगी तब। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर भी वही है, सब्जेक्ट, विल हैव या शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस है सब में ही हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। आई टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, तो अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, फ्यूचर का तो यूं ही गलत जा रहा है। हाँ, तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें हम क्या करते हैं? अब मुझे बताइए कि अभी अभी मैंने बताया कि जो काम खत्म हो चुका है उसको हम प्रेजेंट में रखते हैं, जो काम पास्ट में कभी खत्म हो गया था या खत्म हो चुका था उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में कौन से काम आने चाहिए बताइए? फ्यूचर परफेक्ट में ऐसे काम आते हैं जो हमें लगता है कि इन फ्यूचर खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, कि इस मंथ के लास्ट तक हम घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, या इस मंथ के लास्ट तक हमारी एग्जाम कंप्लीट हो चुकी होगी, या इस मंथ के लास्ट तक हमारी एग्जाम शुरू हो चुकी होगी। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि 2 तारीख को तो हमारी एग्जाम शुरू हो चुकी होगी, इस टाइम तक तो हम एग्जाम में बैठ चुके होंगे, हम लिख चुके होंगे, एग्जाम खत्म हो चुकी होगी। तो हम एक क्या करते हैं, गैस करते हैं किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, एक एस्टिमेट करते हैं उस चीज को कि ऐसा हो चुका होगा, हमें पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, एक अनुमान लगाते हैं। तो वो किस में आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, कि काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब देखिए इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट। हाँ, अब इसमें विल हैव और शैल हैव का यूज किनके साथ होता है? जिसके साथ मैंने बताया है आपको फ्यूचर सिंपल में,
जिनका यूज शेल के साथ होता है, शेल का यूज जिनके साथ होता है उन्हीं के साथ शेल हैव का भी यूज होगा, जिनका यूज विल के साथ होता है उन्हीं के साथ विल हैव का भी यूज होगा। मतलब कि आई और वी के साथ हम यूज करेंगे शेल हैव का, एंड बाकी जो हैं रिमेनिंग मतलब जितने भी बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल हैव का। ओके, तो देखिए I shall have left this house next year। I shall have left this house next year। मैं अगले साल तक ये घर छोड़ चुकी होंगी। ठीक है, मतलब हमारा कुछ कभी रहता है ना, एग्रीमेंट रहता है कि अगले साल तक ही हम यहाँ पे रह सकते हैं, या हमने कोई चीज़ किराए पर ली हुई होती है और हमें एक ड्यूरेशन मिलती है कि आपको इस टाइम पीरियड के बाद ये चीज़ हमें लौटाना होगी। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि हम अगले साल तक, मैं अगले साल तक ये घर छोड़ चुकी होंगी। ठीक है, दूसरा he will have gone from here by the end of this month। वह इस मंथ के लास्ट तक यहाँ से जा चुका होगा। ठीक है, वह he will have gone from here by the end of this month या by the last of this month, कि वह इस मंथ के लास्ट तक या वह इस मंथ के एंड तक यहाँ से जा चुका होगा। वो ये चीज़ मैंने अभी भी आपको बताई थी कि ये नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के लास्ट तक। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स कहाँ आते हैं, फ्यूचर में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बताते हैं, है ना, कि नेक्स्ट ईयर। अब मैंने नेक्स्ट ईयर बोला तो मैं पास्ट में तो इसको यूज़ करूंगी नहीं, कहाँ यूज़ करूंगी, फ्यूचर में यूज़ करूंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब हम बोलते हैं अगले साल तो ऑब्वियस सी बात है हम फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर घूमने जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर इनका यूज़ कहाँ होता है, फ्यूचर में होता है। ये हमारा परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देती हूँ। अब इसमें देखिए दो चीज़ें जुड़ी हुई है, क्या, एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस। तो क्या मतलब हुआ इसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तो बदलते जाएंगे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगी, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगी। पर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि कोई काम शुरू हुआ था 2010 में। ठीक है,
थोड़ा सा नीचे बनाती हूँ मैं, 2010, 2015, 2020 in 2022। ठीक है, कोई काम है। अब ये टेंस यूज कहाँ होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, काम बहुत बड़ा था, उस काम की ड्यूरेशन जो थी, उस काम का जो पीरियड था वो थोड़ा लंबा था, ठीक है, समय अवधि जो थी उस काम की थोड़ी लंबी थी, लंबे समय का काम था, तो उस समय अवधि में से कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी भी चल रहा है या बाकी है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कुछ काम परफेक्टली हो चुका है और कुछ अभी भी चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का काम था, ठीक है, तो इसलिए कुछ काम चल रहा है और कुछ काम उसमें से हो चुका है। तो ऐसे टाइम ऐसी चीज़ों को बताने के लिए अगर वहाँ पे टाइम को यूज़ करना कंपलसरी हो तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ करते हैं। कैसे, अब देखिए कोई काम था, ठीक है, कोई भी काम 2010 में शुरू हुआ था, वो 5 साल तक चला, 2011, 12, 13, 14 एंड 15। 2010 से 2015 तक चला, 2010 में शुरू हुआ, ठीक है, कुछ साल चला और मतलब कि पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, मैं अभी की डेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब ये मत सोच रही मैं 2010 का मतलब मैं अभी की डेट के कि अभी जो टाइम चल रहा है ना, तो 2010 क्या था, 2010 हमारा पास्ट था, बीत चुका है, 2015 भी बीत चुका है, उस अकॉर्डिंग देखिएगा कि कोई काम 2010 में शुरू हुआ था, वो कुछ समय के लिए चला और 2015 में खत्म हो गया, ठीक है, तो वो कौन से टेंस में कहलाएगा। अब इस प्रेजेंट को हटा देते हैं हम, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, मैं तीनों को एक साथ समझा देती हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ऐसा काम जो 2010 में शुरू हुआ था, कुछ अवधि तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है, कुछ टाइम तक चलकर खत्म हो गया, वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में आएगा। अब कोई काम 2010 में चला था, वो 2015 में भी चला और अभी तक चल ही रहा है, मतलब 2010 से शुरू हुआ था, मान लो कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, क्योंकि इतना टाइम तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ही लगता है ना, तो कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था या कोई भी प्रोजेक्ट था वो 2010 में शुरू हुआ था, उसको चलते चलते 10 साल हो गए। जैसे हमारी टीचरशिप की वैकेंसी ही ले लीजिए, वो तब से शुरू होने वाली थी, अभी तक चल ही रही है, कोई अता पता ही नहीं है उसका। तो कोई काम 2010 में शुरू हुआ था और 2020 तक चल ही रहा है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट में शुरू हुआ था, एक समय अवधि तक चला, पास्ट में ही खत्म हो गया, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। 2010 में मतलब कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो उसमें से कुछ तो कंप्लीट हुआ होगा। कुछ कैसे कंप्लीट हुआ कि टीचरशिप की 3 वैकेंसीज आने वाली थी 2011 में, 2010 में, तो वो धीरे धीरे 11 साल बाद हालांकि उन्होंने दी है, तो अभी तक काम चल ही रहा है। अभी वर्ग 3 की एग्जाम बाकी है, वर्ग 1 को 2 की हो चुकी है, मतलब 3 में से 2 काम कंप्लीट हो चुके हैं, एक अभी भी चल रहा है, अभी भी प्रोग्रेस में है, प्रोसेस में है, ठीक है। तो कोई काम तब शुरू हुआ था और अभी तक चल ही रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब नेक्स्ट है
कोई काम 2010 में शुरू हुआ था, मतलब कि पास्ट में शुरू हुआ था, वो काम अभी भी चल रहा है और इन फ्यूचर भी उसके चलने की संभावना है। ठीक है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था, वो प्रेजेंट में भी चल रहा है और भविष्य में भी उसके चलने की संभावना है कि भविष्य में भी ये काम होता रहेगा। कुछ काम कंप्लीट हो चुका है उसमें से, लेकिन कुछ काम होता रहेगा फ्यूचर में भी। तो वो किस में आता है? उसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई बात समझ में? कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था, कुछ अवधि तक चला, भूतकाल में ही खत्म हो गया, उस अवधि तक चलकर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था, अभी वर्तमान में भी चल रहा है, भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में भी चल रहा है, वो काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था, वर्तमान में भी चल रहा है और भविष्य में भी उसके चलने की संभावना है कि भविष्य में भी वो काम चलता रहेगा, वो आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको लिखवा देती हूँ। थोड़ा सा साइड में लिखती हूँ ताकि एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस या फोर प्लस टाइम। अब जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उन्हें तो पता है कि सिंस या फोर क्या होता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं पता है कि सिंस या फोर क्या होता है। तो देखिए, जब भी हमें किसी सेंटेंस में, मतलब कि किसी परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में टाइम को शो करना है, टाइम को तो शो करना ही है क्योंकि ये बना ही इसी चीज़ के लिए ये टेंस कि उसमें लंबी अवधि के कार्यों को दर्शाया जाए। तो लंबी अवधि के कार्यों को दर्शाया जब जाएगा तो उस समय को भी बताया जाएगा कि कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, है ना, या कब से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, या कब से शुरू हुआ और कब तक चलता रहेगा। ठीक है, तो उसमें समय को तो बताना ही पड़ेगा। तो हम समय का यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस या फोर का यूज करते हैं। उसके बाद टाइम का यूज करते हैं। सिंस या फोर के बाद टाइम का कैसे? जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, आईएनजी यहाँ पे वर्ब की मेन वर्ब और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर टाइम। ठीक है, जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस 2019। ठीक है, अब हम कहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पे फोर का यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए ताकि मैं आपको सभी चीजों के एग्जांपल दे सकूं एक एक। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिखिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर एंड टाइम।
ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी सब्जेक्ट, देखिए तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है तीनों के ही स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर देखिएगा कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म तीनों में है, तीनों में ही ऑब्जेक्ट है, तीनों में ही सिंस फॉर और टाइम है, बस चेंज क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है। तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप अगर एक का भी याद रख लेंगे तो आपको सबका याद हो जाएगा, सबका ही स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा, बस इसको आपको हेल्पिंग वर्ब सबकी याद रखनी है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक है, ये इन तीनों के ही स्ट्रक्चर है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, हैव बीन, यहाँ पे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे भी दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो हमें किसके साथ किसका यूज करना है, तो हैज बीन जो है ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं सबके ही साथ हैज बीन का यूज करना है। आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं सबके साथ हैव बीन का यूज करना है। ओके, जहां पे हमने हैज का यूज किया था, हैव का यूज किया था ना, वही है। हैज का यूज जिनके साथ हो रहा था उसी के साथ हैज बीन का भी यूज करना है, हैव का यूज जिनके साथ हो रहा था उन्हीं के साथ हैव बीन का भी यूज करना है। नेक्स्ट है हैड बीन, यहाँ पे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, सारे ही सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करना है, हैड बीन का यूज करना है। अब नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। हाँ, इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज कहाँ करना है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज करना है और बाकी जितने भी है रिमेनिंग जितने भी बचे हुए हैं आई या वी के अलावा, चाहे किसी का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो या किसी इवेंट का नाम हो, जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हमें विल हैव बीन का यूज करना है। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सिंस और फॉर के यूज समझा देती हूँ, फिर हम सेंटेंसेस लिखेंगे इनके। देखिए एक एग्जाम्पल पहले मैं तीनों का ही लिख देती हूँ आपके सामने, ताकि आपको समझ में आए कि सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश since 2014। ठीक है, I have been teaching English since 2014. He had been learning English since 2010.
shall have been working here by the end of this year। ठीक है, तो देखिए चलिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर को हटा के मैं कुछ और लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बाय का यूज़ किया है तो आपको समझ नहीं आएगा। For 2 years। अब देखिए आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014। ये कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब क्वेश्चन ये आप देखिए आई हैव बीन टीचिंग, दैट मीन्स मैं 2014 से पढ़ा रही हूँ। 2014 में मैंने शुरू किया था और अभी भी पढ़ा रही हूँ। पास्ट में काम शुरू किया था और अभी भी हो रहा है, दैट मीन्स क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, इसमें से मैं कितनी क्लासेस कंप्लीट कर चुकी हूँ और अभी भी मेरी कुछ क्लासेस अधूरी है, चल रही है। ठीक है, तो वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे देखिए ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। यहाँ पे आगे हम और भी कुछ लिख सकते हैं कि बिफोर हिज मैरिज, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि वह 2010 से इंग्लिश सीख रहा था, मतलब उसने सीख कर छोड़ दी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिफोर हिज मैरिज, कि वह 2010 से, अपनी शादी से पहले 2010 से इंग्लिश सीख रहा था। मतलब कि शादी से पहले सीख रहा था, 2010 से सीख रहा था, तो उसने कब तक सीखी ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन वो सीख कर छोड़ चुका है उस चीज़ को। मतलब काम उसने एक समय तक सीखा और सीख लिया। ठीक है, अपनी शादी से पहले उसने 2010 से स्टार्ट किया था और फिर ये जो इंग्लिश सीखने का जो कोर्स था वो कंप्लीट भी कर चुका है। ठीक है, तो वह अपनी शादी से पहले 2010 से इंग्लिश सीख रहा था। अब यहाँ पे देखिए वी शैल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, कि हम यहाँ पर 2 साल और 2 साल तक काम कर रहे होंगे। मतलब मैंने कोई काम शुरू किया था, कि मैंने उस टाइम से काम शुरू किया था और मैं यहाँ 2 साल तक और काम कर रही होंगी। ये सेंटेंस है। तो वी शैल हैव बीन, हम यहाँ पर काम कर रहे होंगे फॉर 2 years, हम यहाँ पे 2 साल तक। यहाँ पे आगे मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फॉर 2 years, कि मैं यहाँ पे अगले साल कितने साल हो जाएंगे, मुझे 2 साल हो जाएंगे और 2 साल तक मैं काम कर रही होंगी। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें जो एरर्स आती है, एरर क्या आती है कि सिंस का यूज़ कहाँ होगा, फॉर का यूज़ कहाँ होगा, एरर उससे पूछी जाती है। आपसे ऐसा ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाएगा कि आपको पूरा एक हिंदी में सेंटेंस दे दिया गया और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ऐसा नहीं होगा। आपसे एरर पूछी जाएगी और एरर इंग्लिश में ही पूछी जाएगी। और इससे अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से एरर आती है तो वो एरर फॉर या सिंस की ही होती है। हाँ, एक तो फॉर और सिंस की होती है और एक और किस चीज की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब की होती है। हेल्पिंग वर्ब की कैसे? जैसे आई एम, और ये तो बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं लिख रही हूं, इसको ध्यान से देखना। आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014। अगर मैंने ये लिखा कि मैं 2014 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था देखिए। और सिर्फ इस एग्जाम में ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी लेवल तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया एम, हैड बीन, हैव बीन, विल, am, shall, have been और have।
ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन नहीं चूज करना आता है तो हटाना सीख लीजिए। शेल का यूज तो यहाँ पे होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, देखिए ऑप्शन कैसे हटाते हैं कि शेल के बाद क्या आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो शेल तो आएगा नहीं। दूसरा है हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो हैव भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग है, वर्ब में आईएनजी है, तो वर्ब में आईएनजी है तो ये किसी कंटिन्यूअस टेंस का ही है, या तो कंटिन्यूअस का हो सकता है या परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे एम आएगा या हैव बीन आएगा, तो एम नहीं आ सकता। एम क्यों नहीं आ सकता, अगर यहाँ पे सिंस 2014 नहीं होता तो यहाँ पर एम आ सकता था, लेकिन यहाँ पे सिंस 2014 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये किसका सेंटेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो यहाँ पे हैव बीन ही आना कंपलसरी है। कभी आपको यहाँ पे खुद एम दे भी दिया जाए और आपसे एरर फाइंडिंग में भी पूछा जाए कि फाइंड आउट द एरर इस टाइप से, ठीक है, तो आप ये गलती कभी मत करना कि यहाँ पे एम लिखा हुआ है और एम के बाद आईएनजी फॉर्म है तो हमने सही कर दिया, क्योंकि आईएनजी फॉर्म सिर्फ एम इज एम आर वॉज वर के बाद ही नहीं लगती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन उसके बाद एक और चीज़ क्या होती है, सिंस और फॉर का यूज़ करके टाइम दिया हुआ होता है। अगर कहीं पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें इज एम आर का नहीं, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये एरर बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। अब सिंस और फॉर का यूज कहाँ किया जाए, सिंस एंड, सबसे पहले सिंस एंड फॉर। देखिए एरर यहां से आती है कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ किया जाए। अब सिंस जो है, देखिए टाइम जो होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या, पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं हम समय बिंदु। सिंस का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं समय बिंदु, मतलब कोई एक ही समय हो। और इसका यूज, फॉर का यूज कहाँ होता है, पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम बोल सकते हैं समय अवधि, समयावधि, ठीक है। तो जब टाइम का कोई पीरियड हो, कोई अवधि हो, तो वहां पे फॉर का यूज किया जाता है, और अगर टाइम का कोई पॉइंट हो, किसी एक टाइम का पर्टिकुलर नेम दे रखा हो, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। अब इसको याद करने का एक और तरीका है कि जिस टाइम को हमने कोई नाम दे रखा है, जिस टाइम को हमने कोई नाम दे रखा है, उस टाइम के साथ सिंस का यूज होता है, नेम ऑफ टाइम, ठीक है। अगर उस टाइम को हमने कुछ नाम दे रखा है, टाइम को नाम कैसे देते हैं, जैसे जब सूर्योदय होता है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। जब सूर्यास्त होता है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, उस टाइम को हमने क्या नाम दिया है, इवनिंग। हर साल को हमने एक एक नाम दे रखा है, 2019, 2020, 2021, 2022, मतलब जब से टाइम शुरू हुआ तब से हर साल के नाम है। हफ्ते के हर दिन को हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। तो जिन जिन टाइम को हमने नाम दे रखा है, आफ्टरनून है, नून है, नाइट है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, जितने भी टाइम को हमने कुछ नाम दे रखा है, उन टाइम के साथ किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। और जिन